गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में आज है लेक्चर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आज हम भारत का सामान्य परिचय, राजनीतिक मानचित्र और इसके भूगर्भ इतिहास को देखेंगे कि भारत के अंतर्गत जो भूखंड बने वो किस प्रकार बने, यहाँ पर कौन कौन से काल के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए, इन सबको देखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी चट्टानें हैं उन लगभग 3.9 या 4 अरब वर्ष पूर्व की हुई है। ऐसा इसलिए है कि जब शुरुआत में पृथ्वी बनी तब पृथ्वी एक गर्म ग्रह था। बाद के अंतर घूर्णन गति, सूर्य के चारों ओर चक्कर और स्वयं के पर चक्कर लगाने से बाहरी परत ठंडी होने लगी। इस प्रकार जो वर्तमान स्वरूप है वो पृथ्वी को मिला था। भारत के अंतर्गत जो इसका भूगर्भिक स्वरूप है उसको भारतीय भूगर्भ शास्त्रियों ने 4 भागों के अंतर्गत बांटा है। पहला है आर्कियन युग, दूसरा है पुराना युग, तीसरा द्रविड़न और चौथा आर्यन। जो आर्कियन और पुराना क्रम है ये प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है और द्रविडियन और आर्यन जो है कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। ये जो प्री कैम्ब्रियन ये सब काल है भूगर्भिक स्केल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अलग सीरीज में देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। सबसे पहले जो आर्कियन युग है तो भारत की सर्वोच्च प्राचीनतम शैल यानी चट्टानें जो है वो इसी काल की है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण के अंतर्गत तो जिलों के अंतर राज्यों में है, वहाँ पर ये आर्कियन युग की शैलें पाई जाती है। ये आग्नेय रूपांतरित एवं रेवेदार है, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। भारत के शैलों की बेसमेंट परत आधार परत बनाती है आर्कियन युग की ये चट्टानें। इस युग की चट्टानों को धारवाड़ चट्टानें भी कहते हैं। भारत में धारवाड़ युगीन चट्टानें कर्नाटक के पठार, पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, मेघालय के पठार में भी पाई जाती है। प्रायद्वीप की 2/3 चट्टानें इसी युग की है। इस युग के अंतर्गत सबसे ज्यादा धात्विक संसाधन भी पाए जाते हैं। यानी जो आर्कियन युग है इस युग के अंदर जो भी शैल चट्टानें निर्मित हुई है ये भारत के अंतर्गत सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये आग्नेय चट्टानें हैं। जो चट्टानों के 3 प्रकार है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। तो ये जो चट्टानें आग्नेय प्रकार की है, आग्नेय चट्टानों के अंदर रवेदार होते हैं। यहाँ पर धात्विक संसाधन है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे लोह अयस्क, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम इस प्रकार के। और 2/3 चट्टानें भी इसी युग की है। आर्कियन युग की चट्टानों के बाद है पुराना युग। पुराने युग की चट्टानों में आर्कियन काल के चट्टानों के अपक्षय व अपरदन जनित अवसादों के जमाव से इस युग की चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी जब आर्कियन काल की चट्टानों का निर्माण हुआ तो उन चट्टानों पर जो बाह्य बल होते हैं अपक्षय और अपरदन, उन बलों के द्वारा पुराना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये जो चट्टान है कायांतरित और अवसादी शैल है, क्योंकि उनका निर्माण पहले आग्नेय से ये पुराने क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। परतदार है, जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। जीवाश्म युक्त चट्टानों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ और पेट्रोलियम की अधिकता पाई जाती है। ये 2 प्लेटों के अंतर्गत पाई जाती है भारत के अंदर। पहला है आंध्र प्रदेश का पड़प्पा कुर्नूल क्षेत्र यानी कृष्णा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसके अंतर्गत। दूसरा है राजस्थान के चित्तौड़ से पूर्व की ओर से लेकर बिहाराम के जो बिहार है वहाँ के सासाराम तक विस्तृत है। इसमें प्रमुख विंध्यन पर्वत आते हैं। पुराना क्रम की चट्टानों में भारतीय प्लेट पर सागरीय अतिक्रमण हुआ, जिससे इन क्षेत्रों में सागरीय अवसादों का निक्षेप हुआ। पुराना काल के शैल अवसादी रूपांतरित शैल है जिनमें अधात्विक तत्वों की प्रदान पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, अभ्रक, हीरे,
भवन निर्माण में उपयोगी कच्चे पदार्थ भी पाए जाते हैं। यानी जो विंध्य पर्वत जो है मध्य भारत के अंतर्गत, वहां पर इन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और इन चट्टानों में अधात्विक खनिजों की प्रधानता। तो पूर्व में आर्कियन था, वहां पर धात्विक, पुराना के अंदर अधात्विक खनिज। तीसरा काल है द्रविड़न काल। यह काल मीसोजोइक और पैलियोजिक के मध्य का हिस्सा है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पर ये चट्टानें नहीं पाई जाती। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि इस काल में सागरीय सतह ऊपर उठता हुआ भूखंड रहा होगा, जिस कारण यहाँ अवसादों का निक्षेप नहीं हुआ। इस काल में पैंजिया का विघटन प्रारंभ हुआ, जिसमें भारतीय प्लेट में दरारें पड़ना शुरू हुई थी। इस दौर को गोंडवाना भ्रंशन काल भी कहा जाता है। इस भ्रंशन से भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग की भ्रंश घाटी में कोयला निर्मित हुआ। कोयला क्षेत्र जो है गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, सोन नदी और महानदी घाटी होती है। भारत विशिष्ट रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय इसे अंगारा लैंड से विभाजित करता है। तो तीसरा जो काल है द्रविड़न काल। इस काल की चट्टानें भारत के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। द्रविड़न जो काल है वो मीसोजोइक और पैलियोजोइक काल के बीच का भाग है, मध्य का हिस्सा है। इस समय जब द्रविड़न काल चल रहा था, उसी समय जो पैंजिया का विघटन प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि जुरासिक युग के अंतर्गत अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बीच में तैतीस भूसागर था। तो जब इन दोनों का विघटन से पूर्व की जो दशा थी वो द्रविड़न काल था। इसी के समय गोंडवाना भ्रंशन प्रारंभ हुआ। भारतीय प्लेट में भी दरारें पड़ना शुरू हुई। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ हुई। अब है आर्यन काल। इस काल में भारतीय प्लेट गोंडवाना खंड से विभाजित होकर नॉर्थ की ओर गति करना प्रारंभ किया। यह यात्रा यूरेशिया खंड के टकराने तक लगभग 100 मिलियन वर्ष की थी। यानी तब द्रविड़न काल और आर्यन काल के अंतर्गत 100 मिलियन वर्ष तक ये यात्रा चली। इसमें प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं जैसे प्रायद्वीपीय प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट वोल्केनो के ऊपर से निकली, जिससे बेसाल्ट लावा का निर्माण हुआ और दक्कन लावा पठार का विकास हुआ। यह प्रक्रिया लगभग 15 मिलियन वर्ष तक चली और भारतीय पठार के 2/3 भाग में 1.5 से 2 किलोमीटर तक की मोटाई बेसाल्ट परत का जमा हुआ। भारतीय प्लेट की उत्तरवर्ती यात्रा में 3 स्थानों पर सागरीय अतिक्रमण हुआ। राजस्थान सौराष्ट्र का क्षेत्र, आसाम में अराकान क्षेत्र और तंजावुर कटक का क्षेत्र। आज इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधनों की प्राप्ति होती है। यानी जो सबसे अंतिम आर्यन काल है, इसके अंतर्गत भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर यूरेशिया खंड से टकराने की यात्रा शुरू की। इसके अंतर्गत कुछ भूगर्भीय घटनाएं जैसे प्रायद्वीपीय प्लेट पर वोल्केनो का निर्माण हुआ। जो महाराष्ट्र के अंदर बुलढाना जैसे क्षेत्र है, वहाँ पर वोल्केनो का उद्भव हुआ और उन्हीं वोल्केनो से जो लावा निकला वो जमकर आज बेसाल्ट परत के रूप में है। दूसरा है कि जो उत्तरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सागरीय अतिक्रमण हुआ। सागरीय अतिक्रमण के अंदर राजस्थान सौराष्ट्र, असम अराकान, तंजावुर जैसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक तेल संसाधन भी पाए जाते हैं। और असम के जो डिगबोई क्षेत्र है वहाँ पर भारत के अंदर सबसे पहले पेट्रोलियम खोजा गया था, वहीं से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले गए थे। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से 2 स्थानों पर टकराई, जिससे अपसंघीय मोड़ का निर्माण हुआ। दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान इसी से हुआ। अपसंघीय मोड़ का निर्माण हिमालय क्षेत्रों के अंदर हुआ। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दक्षिण के अंतर्गत मोड़ाई का निर्माण से
दक्षिण के अंतर्गत भी पर्वत क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब है भारत की सामान्य जानकारी। सबसे पहले भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 8 से 97 डिग्री 25.25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत की आकृति पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है लद्दाख गिलगित के अंतर्गत इंदिरा कोल, पूर्वी बिंदु अरुणाचल के अंदर किबुती, पश्चिमी गुजरात में गोरमोती और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु जो मुख्य भूमि के अंतर्गत है यह क्षेत्र है। और सबसे दक्षिणतम जो द्वीपीय है वो है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो ग्रेट निकोबार का भाग है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल का 90.44% भाग स्थलीय है, 9.56% भाग जलीय है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% भाग है। भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर तक है। अब एक कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यह भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम इन राज्यों में पाई जाती है। इसकी ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछादार। कभी यूपीएससी एनडीए 2025 के अंतर्गत यही सवाल पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को पार करती है। अब भारत की जो समय रेखा है वो है 72 डिग्री 1/2 जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी के निकट से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और समय रेखा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सूरजपुर जिला हैसागुड़ा स्थान पर मिलती है। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। यानी भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय स्थिति के अंतर्गत है। सामान्य परिचय के बाद हम भारत की जो देश है उन देशों के साथ कितनी सीमा किलोमीटर तक सीमा साझा होती है, समुद्र से किन राज्यों की कितनी सीमाएं लगती है, इन चीजों को देखेंगे। सबसे ज्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लगती है। यह क्वेश्चन CISF 2024 के अंतर्गत आया हुआ है कि सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 5 राज्यों से लगती है और 4,096 किलोमीटर है। बांग्लादेश के बाद दूसरा देश म्यांमार
की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन 4 राज्यों से लगती है। म्यांमार के बाद है भूटान। भूटान की सीमा भी 4 राज्यों से 699 किलोमीटर है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य भूटान से सीमा लगाते हैं। उसके बाद है नेपाल, 1751 किलोमीटर। नेपाल से सीमा लगाने वाले सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं 1751 किलोमीटर। उसके बाद है चीन। चीन की सीमा जो है कहीं पर 3917, कहीं पर 3481 और LSC के साथ मिलाए तो 3380 लगती है। चीन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगाता है। चीन के बाद है अफगानिस्तान, जो सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा है, जो केवल लद्दाख से जुड़ी हुई है। इसके बाद है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर तक। पाकिस्तान भी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों से सीमा लगाता है। तो भारत की स्थलीय सीमा है, उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगाता है। अफगानिस्तान के बाद भूटान के साथ 699 और भूटान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान के बाद चीन और बांग्लादेश। अब भारत की समुद्री सीमा। कुल समुद्री सीमा जो है वो तकरीबन 7517 किलोमीटर है। मुख्य जल के साथ जो है वो है 5422 किलोमीटर। ये जो 7500 ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को साथ में मिलाकर है। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात 1214 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, फिर गोवा 101, सबसे कम गोवा की, कर्नाटक 280, केरला 569 किलोमीटर, फिर तमिलनाडु 906, आंध्रा 973, ओडिशा 476 और पश्चिम बंगाल जो है 157 या 157 किलोमीटर 5। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो गुजरात के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्रा के बाद केरल, नहीं महाराष्ट्र के बाद केरला के बाद उड़ीसा के बाद कर्नाटका के बाद गोवा, सबसे कम 101। अब तो ये पश्चिम भाग है। पश्चिम भाग के अंदर सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात के बाद महाराष्ट्र लगाते हैं और पूर्वी घाट में सबसे ज़्यादा सीमा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश लगाते हैं। इसके साथ पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है उसमें आती नदियाँ झेलम, रावी और सतलज की सीमा लगाती है। झेलम 170 किलोमीटर, रावी 80 और सतलज 60 किलोमीटर सीमा निर्धारण करते हैं। इसके साथ दमन और दीव और दादर और नागर हवेली जो है वो 47 किलोमीटर, पांडिचेरी भी 43.6 किलोमीटर, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, लद्दाख
132 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। इस प्रकार जो कुल सीमा है, स्थलीय सीमा तो हो गई 15,500 किलोमीटर, 15,200। जलीय सीमा है 4,517, मुख्य जल 5,422। टोटल सीमा रेखा जो है 22,417 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। समुद्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा गुजरात 1216 किलोमीटर, फिर तमिलनाडु 973, फिर आंध्रा 904, सबसे कम जो गोवा 101। पूर्वी घाट में सबसे कम वेस्ट बंगाल 157 या 151। अब है भारत का समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र के अंदर को हम नॉटिकल मील के अंतर्गत मांगते हैं। एक नॉटिकल मील के अंतर्गत 1.852 किलोमीटर आता है। इन मैरीटाइम जोन का जो निर्धारण है वो 1982 मैरीटाइम जोन का निर्धारण 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत एक सम्मेलन हुआ, जिसके अंतर्गत इन सीमा निर्धारणों को मान्यता मिली। तो सबसे पहले आंतरिक तटीय भारत की सीमाएं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिमी पूर्वी तट, जो उनसे संबंधित सीमाएं। इन कटिबद्ध सीमाओं को एक लाइन में लाने के लिए एक बेस लाइन बनाई गई सीधी। बेस लाइन को कहते हैं आधार रेखा। बेस लाइन के अंदर जो जल आता है उसे कहते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। बेस लाइन से सीमाओं का निर्धारण होता है। सबसे पहले 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। 12 बेस लाइन और 12 नॉटिकल मील के जो बीच में जो जल है उसे हम प्रादेशिक जल और टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पूर्ण अधिकार। फिर 12 से 24 नॉटिकल मील के अंदर जल है उसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न क्षेत्र या कॉन्टिग्यूअस जोन। यहाँ पर हमें सीमा शुल्क और पर्यावरणीय स्वच्छता जैसे अधिकार प्राप्त है। 200 नॉटिकल मील तक जो है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर हम मछली पकड़ सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं उच्च सागर। उच्च सागर के अंतर्गत सभी देशों का समान रूप से अधिकार है। यहाँ कोई एक देश अपना प्रभाव नहीं जमा सकता है। यहाँ पर सारे देश खोज वगैरह तेल निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। इस प्रकार हमने भूगर्भ इतिहास, सामान्य परिचय, अक्षांश, देशांतर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की रेखा कितने किलोमीटर है ये भी देखा। विभिन्न देशों के साथ कितने राज्य कितनी सीमा लगाते हैं और समुद्री जल सीमाओं को भी देखा। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत है, जहाँ से हर एग्जाम में कहीं कुछ न कुछ क्वेश्चन के रूप में आते हैं। आज तो इनको स्टेटमेंट्स के रूप में भी क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब है भारत का राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र है जिसमें भारत के राज्य और उनकी राजधानी। लद्दाख केंद्र शासित की राजधानी लेह, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, झारखंड की रांची,
बिहार की पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, असम की दिसपुर है, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्रा की यही है, तमिलनाडु की कारकाल, केरल की तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु की, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गोवा की पणजी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। यहाँ पर जो ये जन्म ये पुडुचेरी का भाग है, केंद्र शासित प्रदेश, ये कैरिकल वगैरह भी केंद्र शासित प्रदेश, माए केंद्र शासित प्रदेश। ये जो है 3 राज्यों के अंतर्गत स्थापित एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार भारत का राजनीतिक मानचित्र भी हमने देख लिया और आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल हम भारत के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। थैंक यू।